होने से तकरीबन 10 बरस पहले एक बहुत ही खिलंदड़ तबीयत के मकबूल गायक ने एक गज़ल गाई थी। आज दोपहर से उस गज़ल का पहला शेर मेरे दिमाग में घूम रहा है और हम अक्सर जब आपसे वाबस्ता होते हैं स्क्रीन के इस पार और उस पार की दुनिया आपकी होती है, तो एक कॉल खाते हैं, एक कलम उठाकर चलते हैं कि सच बयां करेंगे। कभी संविधान का जिक्र कर, कभी उन शेरों को याद कर आजकल जिनकी भाव भंगिमाओं पर राष्ट्रीय विमर्श होता है। तो पहला सच तो ये है, शेर पर आऊँगा, कि आज अरसे बाद घबराहट हो रही है। इस मंच पर इतनी बातें कही गई। जब मैं पत्रकारों को मंच पर बोलते हुए सुनता हूँ तो मुझे दो बातें बार बार याद आती हैं। कितने अच्छी सेठ साहब का शेर है जिसे जगजीत सिंह साहब ने गाया था। उसका पहली जो दो लाइन हैं कि कितना हैं समझाते लोग, कितने ये दीवाने लोग। यहाँ पर बड़ी समझाइश की बातें हो रही थी। मैं उस समझाइश की बात करने के लिए टॉक जर्नलिज्म के इस मंच पर आया हूँ जो मुझे मेरे दर्शकों ने दी, आपने दी। जवाबदेही, सवाल, सबक और साहस की कहानी। मैं आपको कुछ वाक़ये सुनाऊंगा। मेरे पास सिद्धांत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने यहाँ पर थ्योरी की बात की वो गलत थे, विद्वान व्यक्ति थे। कुछ रोज़ पहले मैं अपने मायके जा रहा था। रास्ते में हम लोगों ने गाड़ी रोकी चाय कॉफ़ी के वास्ते। तो एक लड़का मिला वहाँ पर और वो काँप रहा था पत्ते की तरह। अक्सर हम जिनको टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं, वो अनायास बिना किसी आकाशवाणी के हमारे सामने प्रकट हो जाएं तो हम भड़बड़ा जाते हैं। तो मैं पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ, आपसे मिले साहस की बदौलत, कि भले ही कुछ पत्रकार आपको देवदूत से लगते हों या सत्ता के सिंह की तरह व्याकुल या गुर्राते लगते हों, हम आप ही की तरह साधारण इंसान हैं। आपने कोई और पेशा चुना, हमने खबर बताने का चुना, और हमारा वक्त आते आते खबर का ज़रिया ऐसा हो गया कि हम आपको स्क्रीन पर नज़र आते हैं। किसी किसी को मेकअप भी करना पड़ता होगा हैवी लाइट्स की वजह से। तो वो लड़का मिला, काँप रहा था, तो पहले उसकी कपकपी दूर की, तो वो अपनी बात बताने लगा। अच्छा, होता क्या है कि हम लोग बहुत सारी बातें कहकर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि कहते वक्त गंभीर नहीं होते हैं, पर हमारे पेशे में हमें कई बातें कहनी पड़ती हैं। तो वो बोला, सर आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरे पापा बहुत खुश हैं आपसे। तो हमने कहा, भाई हमने क्या किया, हम तो पहली बार मिल रहे हैं। बोले, नहीं, लल्लन टॉप पर एक वीडियो देखा था 4-1 साल पहले, जिसमें आप कह रहे थे कि मेरे ज़माने के नौजवानों को उनके जन्म से जो जाति और धर्म मिला है उसकी रक्षा करने की परवाह किए बिना अपने रोज़गार, उस रोज़गार से आपके वक्त में, आपके समाज में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, आप कितने रैशनल हो पा रहे हैं, इसकी ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए। क्योंकि हमारा और आपका जो धर्म है वो हमारे आपके बचाने से नहीं होगा, एक बड़ी लंबी परंपरा है। बोले, साहब उसके पहले ना मैं सुबह शाम अपने धर्म को बचाता था व्हाट्सएप पर, बहुत मेहनत करता था, और जो थोड़ी ऊर्जा बच जाती थी तो फेसबुक पर एक पोस्ट के नीचे कमेंट बॉक्स में 3 लिखता था, चमत्कार का इंतज़ार करता था, जैसे ये देश कर रहा है। तो हमने कहा, यार फिर क्या हुआ आगे? बोले, आपने ये बोला, फिर हमको लगा कि हम तो पूरे दिन व्हाट्सएप करते हैं, पर उस व्हाट्सएप के लिए जो मोबाइल आया वो हमारे पिताजी के पैसे से आया। पिताजी पत्थर पर पच्चीकारी का काम करते हैं, कारीगर हैं। और हमारे देश में
अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर कारीगर अनिवार्य रूप से गरीब हैं। उनकी कारीगरी बेचने वाले अमीर हैं, पर ये समय समाजवाद पर भाषण देने का नहीं है। वैसे भी हिंदुस्तान में ये शब्द इतने राजनीतिक लिफाफे चढ़ा उतार चुका है कि कुछ कहने का मतलब बचा नहीं। बहरहाल, तो उसने अपनी पिताजी की पच्चीकारी को सीखना शुरू किया और फिर उसने ई कॉमर्स की साइट्स पर उनके काम के लिए पोर्टल बनाया, उनकी खरीद फरोख्त का एक तरीका विकसित किया। और वो बोला, सर आपको पता है मेरे पिछले साल का मेरा टर्नओवर कितना था? मैंने कहा, नौजवान बताओ। सर 38 लाख का टर्नओवर था, 17 लड़कों को नौकरी दी है मैंने। वो उस लड़के की मेहनत है। हमारे हिस्से उसने जो अपना धन्यवाद भेजा वो उसकी महानता है। पर हमें एक पत्रकार के तौर पर ये सबक मिला कि अपनी बात कहते रहना चाहिए। आपको पता नहीं कि कौन सी चोट पर पत्थर दर के, कौन सी चोट पर कौन सी हवा उसमें अपने हिस्से की थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा पानी, सूरज थोड़ी सी ऊष्मा और वातावरण थोड़ी सी नमी छोड़ जाए और एक अखुआ उसी से फूटे और कुछ हरा भरा हो जाए। एक बुजुर्ग का ईमेल आया और वो ईमेल मुझे अपने मरते तक याद न रहेगा। वो बुजुर्ग मेरे दादाजी की उम्र के रहे होंगे। मेरे दादाजी, मैं बहुत छोटा था तब गुजर गए, दुर्भाग्य मेरा। उन्होंने कहा, बेटा अंग्रेज़ी में था ईमेल, पर हमारी अंग्रेज़ी थोड़ी सी ख़राब है, हमारी पत्नी की बहुत अच्छी है। तो वो हमको ठीक करती रहती हैं। अभी पता चला हमने अंग्रेज़ी में बोल दिया, हम पीछे जाएंगे, आप लोग बोलेंगे अच्छा बोले ख़राब बोले, वो बोलेंगे डूड तुम्हारे प्रीपोजिशंस फिर से गड़बड़ थे। इसलिए अपन हिंदी में ठीक है। गृह शांति भी है, बात भी आ जाएगी। मजाक कर रहा हूँ। किसी भाषा को ना जानना गर्व का हिस्सा नहीं हो सकता है। थिएटर के एक बहुत महान गुरु हुए हैं बाबा कारंत। उनसे एक बार हमारे वक्त के एक बहुत बड़े एक्टर ने यही बात कही थी। एक प्ले की रिहर्सल चल रही थी, एक डिक्शन को लेकर किसी ने टोका तो उनका, अरे साहब हम लोग तो यूपी बिहार के हैं, देश चलाते हैं, 80 यूपी वाले भेजते हैं, 60 बिहार वाले, तब बंटवारा नहीं हुआ था। एक्टिंग देखिए आप, उच्चारण का क्या है? तो बाबा कारंत का जवाब था, और वो जवाब मेरे नौजवान दोस्तों को हमेशा याद रखना चाहिए। मैं भी याद रखने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा था, इफ़ यू डू नॉट नो एनीथिंग दैट इज़ टोटली फाइन। हमें सब चीज़ें नहीं पता होती हैं, बट नेवर सेलिब्रेट योर इग्नोरेंस। कभी भी कुछ नहीं पता है तो उसको अपने अहंकार से, अपने दर्प से, अपनी जातीयता से, अपनी अस्मिता से, अपने देसीपन से मत जोड़ो, क्योंकि देसी होना मूर्ख होना नहीं है। देखा आपने, पत्नी को लेकर जोक मारा तो कितनी सफाई देनी पड़ रही है। बुजुर्ग ने मेल भेजा, मेल अंग्रेजी में था। उसका सार ये था कि पिछले दिनों एक बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसके लिए मुझे लंबे समय तक बेहोश रखा गया। फिर मैं धीमे धीमे होश में आया तो डॉक्टर ने पूछा कि हमें ये चेक करना है कि आपके सभी सेंसेस ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। तो अमूमन हम रिलेटिव्स को बुलाते हैं, तीमारदारों को, बात करते हैं, पर अभी इन्फेक्शन का थोड़ा सा ख़तरा है तो हम कुछ प्ले कर सकते हैं, कुछ समथिंग जो आप देख सकें, सुन सकें, एंड वी कैन चेक योर सेंसेस। तो मैंने उनसे कहा, वो बुज़ुर्ग ने लिखा, लल्लन टॉप लगा दो। एक बुज़ुर्ग है, ऑपरेशन से निकला है। उन्होंने जब ये मेल भेजा तो मैं अपने साथियों के बीच पढ़ता हुआ लगभग रुआंसा हो गया था। हम मीडिया में हैं, बहुत गलतियां करते हैं, हम अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं, निष्ठुरता की हद तक हम अपना मूल्यांकन करते हैं। आज सुबह जब मैं यहाँ खड़े होके आज शाम को ये बात कर रहा हूँ, आज सुबह ही
मैं अपने 2 पत्रकार साथियों से बात कर रहा था और वो मुझे उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान किए गए एक इंटरव्यू की बहुत ईमानदार समीक्षा बता रहे थे। कहाँ क्या कमी रह गई। बहुत कमियां हैं हम में, बहुत ज़्यादा कमियां हैं, पर ईमानदारी है। तो वो ईमानदारी कहाँ से आई? हमने भी अपने हिस्से की नकल की मैथ्स का पेपर पास करने के लिए। हम भी 3 बार एग्ज़ाम के दौरान सूसू करने गए, चिट एक्सचेंज करने के लिए। ये मेरे दोस्त की कहानियाँ है, मेरी नहीं। आस्किंग फॉर अ फ्रेंड। ये ईमानदारी मुझे मेरे दर्शकों ने दी। मेरे दर्शकों ने अपने हिस्से के सवाल से मेरे अंदर सबक भी दिए, साहस भी दिया। एक दर्शक आके लिखता है, सौरभ भैया आप ही आया करो, और मैं लल्लन टॉप देखता हूँ, लल्लन टॉप के अलावा कुछ नहीं देखता हूँ, मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटती है, मैं रात रात तक लल्लन टॉप देखता हूँ। आपको लगता है आपसे ज़्यादा फन्ने खां इंसान तो हुआ ही नहीं इस पूरे मनवंतर में। दूसरा आता है, कहता है बिक गए? कितने में बिके? कितना पैसा मिला? तो मैं सबसे पहले नेट बैंकिंग में जाके पैसा चेक करता हूँ, ऐसा तो नहीं आ गया हो इसको पता हो, हमें नहीं। यू नेवर नो, डिजिटल क्रांति है। क्योंकि हम लोग पत्रकारिता के शुरुआती दौर में वो सिंगल कॉलम की खबर लगाते थे ना कि एक आदमी के खाते में धोखे से 27 करोड़ रुपए पहुंचे। हमको लगा हो सकता है हमें भेज दियो किसी ने, इसको पता चल गए हो। आपको लोग मिलते हैं जो कहते हैं अच्छा कर रहे हो, करते रहो। हमने टीवी देखना बंद कर दिया था, लेकिन अब देखते हैं लल्लन टॉप, या ऐसे ही बहुत सारे दूसरे यूट्यूब चैनल। तो लगता है कुछ ठीक कर रहे हैं। फिर लोग आते हैं और बहुत सारे सवाल पूछते हैं, ये क्यों नहीं दिखाया, वो क्यों नहीं दिखाया, ममता दीदी के स्कैम पर चुप क्यों हो, योगी सरकार में एसआई भर्ती पे ऐसा हुआ बोलते क्यों नहीं, रीट घोटाले पर क्यों नहीं बोलते हो, रीट पर बोला तो गुजरात में जो नकली शराब बिक रही थी उस पर क्यों नहीं बोला, गुजरात की नकली शराब पर बोला तो महाराष्ट्र में जो भर्तियों को लेकर संकट चल रहा है उस पर क्यों नहीं बोला, उस पर बोला तो केरल पर क्यों नहीं बोला, केरल पर बोला तो कर्नाटक पर क्यों नहीं बोला। पहले जब मेरी आम ज़िंदगी थी, मेंटोस ज़िंदगी से पहले की ज़िंदगी, तो मैं इन कमेंट्स को पढ़ के परेशान हो जाया करता था। पर अब मुझे लगता है कि जब तक ये कमेंट्स आ रहे हैं तब तक चीज़ें ठीक हैं, क्योंकि सामने वाला तुमसे उम्मीद कर रहा है, जवाबदेही की उम्मीद। हो सकता है उसके कुछ राजनीतिक वाद प्रतिवाद हों, उसके कुछ पाले हों, वो तुम पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा हो सकता है किसी आईटी सेल में नौकरी करना उसका पार्ट टाइम जॉब या हॉबी हो, यू नेवर नो। कुछ लोग देशभक्त, देश सेवक होते हैं, इसलिए भी आईटी सेल्स की ताबेदारी करते हैं। या हो सकता है कि उसको जेन्युइनली ऐसा लगता हो सकता है कि वो इस देश के किसी भी प्रदेश का, आप नाम बदल दीजिए प्रदेश का, पर सत्य सेम रहेगा, वो इस देश के किसी भी प्रदेश का सरकारी भर्तियों से त्रस्त नौजवान लड़का या लड़की हो और वो खींच कर ये सवाल पूछ रहा हो, क्योंकि उन सारी मिट्टी की मूर्तों ने जिसकी उसने आराधना की थी और जिसके भरोसे उसने लोकतंत्र का जवाबदेही वाला खांचा छोड़ दिया था, उसे अब तक निराश किया हो। इसलिए जब कोई ये सवाल पूछे तो हमें सबक मिलता है, क्योंकि हम भी इस काम में हैं कि हमें सबसे सवाल पूछने हैं, अच्छे सवाल, बुरे सवाल, प्रिय सवाल, अप्रिय सवाल, हर तरह के सवाल। आम की फसल कैसे हुई से लेके आम कैसे खाते हैं तक सवाल। और दर्शकों के सवाल से आप सबक ले सकते हैं और दर्शक फिर उसका प्रत्युत्तर भी देते हैं साहस के रूप में। हम लोग जो उत्तर भारत में रहते हैं, आप में से ज़्यादातर लोग, हम एक अलग किस्म के श्रेष्ठता बोध से घिरे रहते हैं। वी द ग्रेट पीपल ऑफ इंडो गैंजेटिक प्लेन। हम हो गए ऑफेंड
ऑफेंड होना बहुत बढ़िया काम है, फटाक से हो जाना चाहिए, बुरा मान जाओ एकदम कच्ची लोई की तरह, है ना। अपने यहाँ सब लोग बहुत जल्दी ऑफेंड हो भी जाते हैं। हमने कहा ऐसे कैसे कह दिया आपने, तो बोले नहीं, तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग संख्या बल में ज़्यादा हो इसलिए देश चलाते हो, तुम लोगों को लगता है कि पूरा देश, सिर्फ पूरे देश की सभी स्त्रियां साड़ी पहनती हैं, सभी हिंदी में बात करते हैं, होली दिवाली दशहरा ही त्यौहार होते हैं, उन्हीं के हिसाब से छुट्टियां होनी चाहिए और उन्हीं के हिसाब से नेशनल डिस्कोर्स बिल्ड होना चाहिए। गुरुजी बात सही कह रहे थे। ये जिस देश भारत को हम सेलिब्रेट करते हैं, अभी करेंगे 15 अगस्त में, अच्छी बात है, करना चाहिए, उत्सव धर्मिता बहुत ज़रूरी है। वो क्या रोतड़ुओं की तरह हमेशा, कई लोगों का ये भी काम होता है, हमारे पेशे में भी कई ऐसे लोग हैं, वो रोज़ सुबह उठते हैं और दुखी होने की वजह खोजते हैं। आज मैं देश को बताऊंगा क्या बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। बिल्कुल, पहले भी बताते थे टीवी वाले कि आज रात दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अभी मैं पिछले दिनों भोपाल गया था, वहाँ पे बहुत कमाल का आदिवासी संग्रहालय है, ट्राइबल म्यूज़ियम। तो वहाँ पे एक आदिवासी समुदाय की मान्यताओं के हिसाब से पवेलियन बना था, उसमें लोहे की एक सीढ़ी थी, स्वर्ग की सीढ़ी, ऐसे ऊपर तक जा रही थी। टीवी पे भी पहले ये सब आता था, स्वर्ग की सीढ़ी। फिर उस सीढ़ी पे चढ़ के सारे एडिटर स्वर्ग चले गए, अब वहाँ से ज्ञान देते हैं खूब सारा। तो जो मैं साहस की बात कर रहा था, उस साहस में एक बड़ी ये अनिवार्य चीज़ थी कि हमारे अंदर के जो बायस्ड हैं, अगर मैं एक सवर्ण परिवार में पैदा हुआ हूँ तो मेरे अंदर बहुत सारे बायस्ड होंगे। हमारे गांव में जो भाषा इस्तेमाल होती थी ना, अगर कोई गंदा घूम रहा है तो ये नहीं कहा जाता था कि ऐसे गंदे घूम रहे हो, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था कि कैसे अमुक की तरह घूम रहे हो। और बड़े हुए, रो दिए सार्वजनिक रूप से, तो जाति के बाद जेंडर सिखाया गया, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो। और बड़े हुए और झगड़े में सामने वाले को ढंग से दुचर के नहीं आए, ठीक से पीट के नहीं आए, मतलब कम से कम 307 तो लगे। बुंदेलखंड से आ रहे हो, चंबल के बागी हो, तो फिर कहा गया कि चूड़ियाँ पहन लो, है ना। तो जेंडर सिखाया गया, जाति सिखाई गई, फिर जेंडर सिखाया गया। और बड़े हुए तो रीजन पर गर्व सिखाया गया, पर वो सब गर्व नहीं थे, वो हमारे हिस्से की मूर्खताएं थीं। क्योंकि जो चीज़ें आपने अर्जित नहीं की, आपने जेंडर आपका कौन सा है वो आपने डिसाइड नहीं किया, आपकी कास्ट क्या होगी आपने डिसाइड नहीं किया, आपका रिलीजन आपने डिसाइड नहीं किया, आपका रीजन आपने डिसाइड नहीं किया, आपकी भाषा जो आपकी मादरी ज़बान है आपने तय नहीं की। तो जो चीज़ आपने तय नहीं की उस पे इस तरह का गर्व करने का क्या मतलब जो आपको अहंकार से भर दे, दूसरों को तुच्छ समझने लगे। आप अच्छे हो, सामने वाला लुच्चा है, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये आपको समझ में आया कि आपके अंदर के बायस्ड हैं, इन पे काम करना होगा। यही बातें हूबहू न्यूज़ रूम में भी लागू होती हैं कि आप हिंदी में ऑपरेट करते हैं तो क्या आपको सदर्न स्टेट्स के बारे में नहीं जानना चाहिए। हमें लगा कि जानना चाहिए, तो हमने अभी कुछ महीने पहले, कुछ महीने भी नहीं, 2 हफ्ते पहले ही एक शो शुरू किया है जिसका नाम है आर्वम। आर्वम तमिल भाषा का बहुत सुंदर शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्सुकता, कौतुक, क्यूरियोसिटी। हर उत्तर भारतीय के अंदर अपने देश को, अपनी अंदर ये उत्सुकता थी, इसीलिए हम तरक्की के क्रम में यहाँ तक पहुँचे हैं। उत्सुकता थी, तर्क करने की क्षमता थी और उस ज्ञान को अगली पीढ़ी तक बढ़ाने की सलाहियत थी। मेरे और आपके एक बाबा और दादी ने आग को कौतुक से देखा और जतन किया ये सवाल पूछने का कि ये आग शुरू कैसे हुई। उन्होंने आग को बरतना सीखा, उन्होंने मिट्टी को पकाना सीखा और एक रोज मिट्टी को पकाते पकाते उन्होंने मिट्टी को गोल आकार दिया, चक्का बनाया, उस चक्के पर सवार हुए, चूल्हा बनाया, अन्नागार बनाए, फसल उगाना सीखा, बस्तियां बसाना सीखा, सभ्यताओं को आगे बढ़ाना सीखा।
तो ज्ञान के क्रम में सवाल पूछकर, संशय के साथ, कौतुक के साथ हम यहाँ तक पहुँचे। संस्कृत, तमिल हमारी बहुत पुरानी भाषाएं हैं, तो हमें लगा कि उस कौतुक को आगे बढ़ाना चाहिए, इसलिए आर्वम की शुरुआत हुई। आप में से कोई भी कभी भी अगर आर्वम के अभी 2 एपिसोड, कल तीसरा रिलीज़ होगा, जाकर देखेगा तो 90% जो कमेंट हैं वो बहुत उत्साहित करने वाले कमेंट हैं। उसमें जो ऑब्वियस कमेंट्स हैं वो मैं नहीं बताऊंगा कि ये चीज़, इस शब्द का उच्चारण अन्नामलाई नहीं अनामलाई है। कितने फ़ख्र की बात है कि आपका दर्शक अपनी ज़िंदगी की तमाम व्यस्तताओं को तज कर आपको करेक्ट कर रहा है। उसके भी जीवन में नोनू सोनू वाली गल्ला होंगी, उसे भी देखना होगा कि इंस्टाग्राम पर उसने जो रील डाली उस पर अमुक लड़की या लड़के का दिल वाला गोलू बना कि नहीं बना। बहुत ज़रूरी काम है भाई साहब, बहन जी, ये सब है। ये जो बुज़ुर्ग लोग यहाँ पर आते हैं, ख़ासतौर पर पत्रकार, ये नहीं समझेंगे इनका हो गया। ये निष्ठुर जीव होते हैं, इनके जीवन में प्रेम थोड़ा कम होता है। आप नौजवान लोग हैं, आपको पता है इनके लिए उतना ज़रूरी नहीं होगा। आपके लिए ज़रूरी है कि कौन कौन सी जगहें डेट पर जाने के लिए सेफ़ हैं। अब तो फिर भी ओयो रूम आ गया है। पहले हम एक बार, बहुत पहले की बात है, दिल्ली में एक मकबरे में गए और उस मकबरे में हमें सबसे ज़्यादा जिंदा लोग दिखे। बहुत सारे थे और वो लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। देखो, अरे नहीं, आप लोग गलत सोच रहे हैं। वो लोग सरकार की आलोचना नहीं कर रहे थे, वो लोग प्रकृति प्रेमी थे, तो वो पेड़ों के इर्द गिर्द बैठे थे। वो लोग समतावादी थे, खुलेपन के हिमायती थे, इसीलिए किसी आड़ में नहीं बैठे थे। वो लोग समाजवादी थे, इसलिए कंधे से कंधे भी टकरा रहे थे। हमको लगा क्रांति होके रहेगी। कब तक हम देखते रहेंगे कि मुंबई में सागर किनारे तू जो पुकारे और पत्थर फेंके तो किसी प्रेमी को लगे दिल्ली में भी क्रांति आ गई है। तो जब आप लोगों के जीवन इतने व्यस्त हैं, किसी को टिंडर, किसी को बम्बल, किसी को इंस्टा, किसी को स्नैपचैट, नहीं ज़रूरी है। देखो, बहुत विद्वान बन जाओगे, बहुत जागरूक बन जाओगे, बहुत पत्रों को, ज्ञानियों को सुन लोगे, तब भी आखिर में तुम्हें जो बचाए रखेगा, बनाए रखेगा, वो प्रेम ही है। तो बाकी चीज़ें करें ना करो। देखो, सब पापा लोग और पापा लोगों के अलावा जो अनिवार्य रूप से शांकली शर्मा अंकल आते हैं तुमको ये बताने कि तुम्हारा करियर कितना बुरा जा रहा है और उनके भाई साहब के लड़के या लड़की का कितना अच्छे जा रहा है, वो हमेशा चलता रहेगा। यहाँ अजीत अंजुम जी थे, उनकी ज़िंदगी में भी रहा होगा। राजदीप सरदेसाई जी आएंगे, उनकी सबकी ज़िंदगी में ऐसे अंकल होते हैं, बहुत बुरे लोग होते हैं ये। अब देखो, मैंने बोल दिया है, लेकिन अब मुझे लग रहा है क्यों बोल दिया है, क्योंकि मान लो ये क्लिप किसी ने काट के, ऐसा हुआ पिछले दिनों में भोपाल गया, मैंने अपने भाई साहब की कहानी सुनाई कि मेरे भाई साहब बहुत बुरे थे, हमको बुंदेली बोलने पर डांटते थे, खड़ी बोली क्यों नहीं बोलते हो, अंग्रेज़ी क्यों नहीं बोलते हो। सब लोगों को बड़ी बात पसंद आई, क्योंकि हम भाषा के वर्चस्ववाद पर बात कर रहे थे, हेजमनी ऑफ लैंग्वेज। अभी मैं ऐसे यही बात मारवाड़ी में कर रहा होता, समझ में कईयों को आती, पर फिर जो शुद्धतावाद के हिमायती हैं, अभिजात लोग हैं, dude, why is he talking like this? Plebs talk like this. हिंदी बोलते तब भी अंग्रेजी और बढ़िया, और अंग्रेजी में भी जहाँ जहाँ लैटिन, फ्रेंच और स्पेनिश के शब्द उसी तलफ़ुज़ के साथ बैठो तो एकदम अद्भुत। तो चाचा जी, हमने कुछ नहीं बोला है, इसको डिलीट कर दीजिएगा, चाचा वाले पार्ट को। तो आप लोगों की ज़िंदगी में बड़े मसले हैं,
इन सब के बावजूद अगर आप में से किसी ने हमें बताया टोक के कि इस शब्द का ये सही उच्चारण है या ये तथ्य गलत है, या आपने प्रॉमिस किया था कि आप वीडियो के आखिरी में डिस्क्रिप्शन में सारे रेफरेंसेस बताओगे, ये वाला जर्नल कहाँ पढ़ें, ये किताब कहाँ पढ़ें, ये डॉक्यूमेंट्री का टॉरेंट लिंक क्या है, नहीं बताओगे। टॉरेंट लिंक गैरकानूनी है। तो ये जोक था, लैंड नहीं हुआ, इस पे हंसना था। तो इसका मतलब आप अपने हिस्से का ध्यान हमें दे रहे हैं, हमें हमारी कमियां बता रहे हैं। एक संपादक के तौर पर, एक प्रस्तोता के तौर पर, एक न्यूज़मैन के तौर पर हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप में से सारे के सारे वो नहीं हैं जो आके पत्रकारों को गालियां बकते हों। अभी थोड़ी देर पहले मेरे दोस्त आकाश कह रहे थे आप बहुत अच्छे लोग हैं। तो क्या हुआ जो आप 3 लिखकर चमत्कार का इंतज़ार करते हैं, पूरा देश कर रहा है। आप अच्छे लोग हैं, आप पत्रकारों को साहस देते हैं। उसी साहस के दम पर हम कभी आरवम शुरू कर पाते हैं, कभी राजदीप जी को रोकते टोकते 3.25 घंटे का नेता नगरी रिलीज़ कर पाते हैं। मेरे को लगता है कि पत्रकारिता के बाद कई लोग मजाक में कहते हैं, और ज़्यादातर पत्रकारों का सपना भी होता है, एक राज्यसभा में बढ़िया सीट। राज्यसभा ना हो तो लोकसभा ही हो जाए। राजस्थान वाले ज़्यादा खुश ना हो, आपके यहाँ MLC नहीं होते हैं। यूपी, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र वाले तो उसमें भी खुश हो जाते हैं। पर ये लोग हमारी स्थिति ऐसी कर देते हैं कि मेरे को लगता है कि मेरे को सदन के सभापति की तरह गंभीर हो जाना चाहिए। पर आप लोग देखते हैं 3.25 घंटे का शो गया, हमको लगा बहुत ज़्यादा है। लोगों ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे अंदर एक राज कपूर छिपा है, और बनाओ। संगम ओरिजिनली 4 घंटे की थी। हम तन समझ गए। इस बार आए ये सारे विद्वान पत्रकार, हमने लगा दिया टाइमर। कल्ला जी हमारा टाइमर नहीं चल रहा है, तो बहुत नाराज़ हुए, शो छोटा हो गया। अब कमेंट आ रहे हैं कि नहीं नहीं, टाइम की कोई दिक्कत नहीं, बोलने दो। दर्शकों के हिस्से का संवाद हर पत्रकार के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया उतनी बुरी भी नहीं है जितनी ट्विटर के ट्रेंड्स में नज़र आती है, और उतनी अच्छी भी नहीं है जितनी इंस्टाग्राम पर नज़र आती है। ये आप दर्शकों का सबक। और आप जब 2016 में हमने लल्लन टॉप का सफ़र शुरू किया था, एक कमरा, कुल जमा 6 लोग, एक आपके सामने खड़ा है, बाकी 5 में सिर्फ 2 पत्रकारिता का प्रशिक्षण पाए। एक लड़का इंदौर में इन्वर्टर बना रहा था, दूसरा लड़का बनारस में गंगा के पार रामनगर में रहता था और फ्लैक्स बनाता था। जैसे ये टॉक जर्नलिज्म के फ्लैक्स दिख रहे हैं ना उधर, ऐसे फ्लैक्स बनाता था। ये तो फिर भी डिजिटल प्रिंटिंग है। और तीसरी लड़की थी जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी में मास्टर्स कर लिया था, एंड शी वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि लाइफ में क्या करना है। तो वो अंग्रेज़ी में बड़े फ़नी से फंडू से फिल्मों के रिव्यू लिखती थी, छीछा लेदर कर देती थी वो एक्टर एक्ट्रेसेस की। मतलब हीरो हीरोइन पढ़ लें तो VRS ले लें, ऐसी रेड़ मारती थी वो। हमको लगा पोटास है, हमने उन सब लड़के लड़कियों को जुटाया। हमारे संपादक जी थे, वो भी भूतपूर्व बागी थे। बागियों से घिरे रहना ज़रूरी होता है। जो भूतपूर्व होते हैं उनके अंदर एक अभूतपूर्व चीज़ होती है कि वो आपके हिस्से के पोटास को पहचान लेते हैं। तो उन्होंने कहा करो बेटा। हमने सफ़र शुरू कर दिया। फिर चुनाव आ गए, एक बहुत बड़ी कंपनी आई। पहले वो टॉक जर्नलिज्म वालों को भी पैसा देती थी, इस साल नहीं दिया। काहे से कंपनी के सितारे गर्दिश में हैं। उन्होंने कहा क्या करोगे? हमने कहा चुनाव कवर करेंगे। बोले कैसे करोगे? हमने कहा वैसे करेंगे जैसे आज तक नहीं हुए। हमको लगा हम वोट मांगने वाले हैं, हम वो कर देंगे जो पहले किसी ने नहीं किया। होता है ना, PPT में जाओ तो वो जो MBA डिग्रीधारी होते हैं, ये बड़े क्रूर लोग होते हैं, बहुत बदमाश है ना। आप इनको कितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन दो, हाँ वो सब तो ठीक है, पर इसमें डिफरेंट क्या है? मतलब उनको अपनी सैलरी जस्टिफाई करनी होती है तो वो कुछ ना कुछ कमी निकालते हैं। आप स्लाइड के 2 रंग बदल दो, 5वीं स्लाइड 7वीं कर दो, 7वीं पहली कर दो, हाँ दिस इज़ फाइन।
हमने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हम भीतर घुस जाएंगे, हम रैलियों के पार जाएंगे, हम नेताओं से बात नहीं करेंगे, हम आम लोगों से बात करेंगे। वो आम लोग जिनसे हमारे देश के संविधान की शुरुआत होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। कहाँ मिलेंगे वो लोग? वो लोग मिलेंगे जहाँ भारत बसता है। दिल्ली और तमाम राजधानियों के बौद्धिक विमर्श के केंद्रों से हजारों कोस दूर हमको गाजीपुर के ईंट भट्टे पर एक मजदूर मिला, सफेद रंग की मैली कमीज पहने, जिसकी जेब से कुछ गुलाबी झांक रहा था। हमने कहा गुरु ये क्या है? उसने कहा ये दवाई है दर्द दूर करने की, इसका नाम ब्रूफेन है। हमने कहा ये तो हम भी जानते हैं, तुमको दर्द हो रहा है क्या? बोले नहीं, मेरे खच्चर को दर्द होता है। तो हमने कहा खच्चर को दर्द? बोले हाँ, ज़्यादा ढुलाई नहीं करूँगा तो बारिश आने वाली है, तो ईंटें खराब हो जाएंगी, मजदूरी कम मिलेगी, ढुलाई का जरिया खच्चर है, पर खच्चर कितना ढोएगा, थक जाता है, तो मैं इसे पेन किलर खिला देता हूँ, तो ये ज़्यादा काम करता है। अब यहाँ पर जो पशुओं के अधिकार के जागरूक लोग हैं वो ज़रूरी किस्म की आपत्ति करेंगे, क्योंकि एक दिन आएगा जब हम डेमोक्रेसी से आगे बढ़ के बायोक्रेसी में पहुँचेंगे कि सिर्फ इंसान नहीं, सभी जानवरों के बराबर हक हैं। लेकिन हमें पता चला कि साहब ऐसा भी होता है कि जो ईंट भट्टे का मजदूर है वो ब्रूफेन का कैसा इस्तेमाल करता है। फिर यमुना के किनारे बीहड़ के बच्चे मिले, स्कूल नहीं गए थे। हमने कहा बेटा तुम्हारी चल रही मौज, गुटखा उटका तो नहीं खा रहे? बोले गुटखा नहीं खा रहे हैं, कछुआ पकड़ रहे हैं। तो हमने कहा कछुआ क्यों पकड़ रहे हो? बोले 700 का निकल जाता है। चंबल में एक धारी का कछुआ होता है, पकड़ लो 700 में निकल जाएगा, बढ़िया 10 दिन की जले मले। देखिए रोजगार, मेक इन इंडिया। और आगे गए तो एक बस स्टैंड पे महिलाएं मिली, गठरी बांधे, घेरा लगाए, गोष्ठी हो रही थी, पूड़ी और सब्जी निपटा रही थी। अच्छा, हम बड़े लालची जीव हैं, एक तो हमको कहीं भोजन दिखता है तो हम काम भूल जाते हैं। जैसे अभी भी हम यही सोच रहे हैं कि अविनाश कल्ला के इस फंक्शन में आज रात के डिनर में क्या होगा। जो स्टूडेंट्स आए वो भी सोच रहे हैं, स्टूडेंट्स 3 चीज़ें सोच रहे हैं। एक, अभी मुझे क्वेश्चन कौन सा पूछना है जिससे मेरा टीचर इम्प्रेस हो जाए। दूसरा, क्या मैं इनके साथ एक रील बना पाऊंगा। और तीसरा, क्या इस टॉक जर्नलिज्म के पैकेज में इवनिंग ड्रिंक्स और डिनर इन्वॉल्व हैं, या सिर्फ दोपहर का खाना था, कड़ी चावल राजमा का। तो महिलाएं पूरी सब्जी खा रही थी, हम उनसे बात करने लगे। हमने कहा अम्मा आप यहाँ बैठी हुई इतनी रात में, बस छूट गई? हाँ बेटा बस छूट गई, सुबह 4 बजे जाएंगे, बरेली की बात है। तो हमने कहा अच्छा, उनसे बात करने लगे। चुनाव का वक्त था, वो औरतें झूठ बोल रही थी, वो किसी बस का इंतज़ार नहीं कर रही थी। वो औरतें उस शहर के एक धार्मिक स्थल पर दिन में भीख मांगती थीं, शाम को दिन भर का पैसा और अन्न लेकर बस स्टैंड आ जाती थी और उसके यार्ड के नीचे पंखे के नीचे सोती थी। कुछ पैसा उत्कोच के रूप में देती थी, उत्कोच घूस को कहते हैं, अश्लील भद्दा शब्द है, नहीं देना चाहिए, पर कई चीज़ें संस्कृत और अंग्रेज़ी में कह दी जाएं तो चल जाती हैं, जैसे वो महान F वर्ड। तो उनसे फिर मैं पूछने लगा उनके गांव की इकॉनमी के बारे में, तो उन्होंने मुझे बड़े ज़रूरी किस्म के इंसाइट दिए, शौचालय के बारे में, मकान के बारे में, ईंधन के बारे में। तो आप लोगों के पास जाइए, जो भी आप में से पत्रकार बनना चाहते हो। मेरे कई न्यूज़ रूम के सीनियर साथी हैं जिनसे मेरी बड़ी शिकायतें रहती हैं। 2 तो यहीं बैठे हैं, राजदीप जी और अजीत जी, क्योंकि हमारे हिस्से की, हमारे समय की तमाम आलोचनाओं की शुरुआत अक्सर टीवी से होती है। तो क्या टीवी में सब कुछ बुरा हो रहा है? नहीं। हमारे जैसे बहुत सारे पत्रकार जब पत्रकार नहीं थे तो उस टीवी को देखकर ही प्रेरणा पाते थे। उस टीवी ने इस देश में बहुत सारे अच्छे डिस्कोर्स भी इस्टेब्लिश किए।
तो हमारी इनसे बहुत सारी असहमतियाँ रहती हैं और बहुत सारे सीनियर से। पर एक चीज़ को लेके मैं बड़ा रश्क करता हूँ इनसे, ये भी हमारे दर्शक हैं, इनसे भी हमें एक सबक मिला है। पता नहीं कम वक्त क्या खाते हैं, 50 पार कर गए हैं दोनों। हालांकि आधार दिखाएंगे आपको तो अब 40-42 के ही बताएंगे दोनों ही लोग। आज भी फील्ड में जाने को आतुर रहते हैं, एकदम ऐसे भड़बड़ा, अरे हम चले जाते हैं। तो ये जो ऊर्जा है फील्ड पर जाने की, अपने हिस्से का सत्य जानने की, ये हमारे अंदर आग धधकती रहे, हमारे बुज़ुर्गों के अंदर धधकती रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप दर्शक सवाल पूछते रहें, हमें हमारे हिस्से के सबक देते रहें और हम अपने हिस्से का साहस पाते रहें। आखिरी बात कहूँगा, हम क्या प्रोग्राम करते हैं आप लोग देखते हैं, अच्छा बुरा जो लगता है सब रिफ्लेक्ट होता है। हमारे साथी अलग अलग यूट्यूब चैनल्स में, अलग अलग मीडिया कंपनियों में बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। अक्सर यहाँ आके ये बताया जाता है कि क्या ख़राब है। मैं बताना चाहता हूँ इस देश में पत्रकार बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, पर्यावरण पर रिपोर्ट कर रहे हैं, ग्रामीण रोजगार पर रिपोर्ट कर रहे हैं, संस्कृति पर रिपोर्ट कर रहे हैं, साहित्य पर कर रहे हैं, भाषा पर कर रहे हैं, विज्ञान पर कर रहे हैं, सियासत पर कर रहे हैं। एक दादी हुआ करती थी हमारी, आपकी भी, मुझे लगता है कि बुजुर्गों की सीख साझी होती है, हमें किसी भी कुल गोत्र में दी गई हो। वो दादी पोलैंड में पैदा हुई थी, बड़ी कमाल की कवित्री, दिखें तो जी करे कि गले से लगा लें, भींच लें, उनका माथा चूम लें, उनका झुर्रियों से भरा हाथ अपने सर पर रख लें। ऐसी दादी, कमाल की कवित्री, नोबेल प्राइज़ मिला है उन्हें। उनका नाम है विश्वावा शिम्बोश। उनको नोबेल प्राइज़ मिला तो भाषण देने गई। वो भाषण आप लोगों को कभी खोज कर पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये कीवर्ड है। कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, कुछ ना मिले तो जिस लिफाफे में मूंगफली खरीदी है उसी को पढ़ लीजिए। बहुत से बहुत क्या होगा, खबरें होंगी, करंट लगने से भैंस मरी, स्टोव फटने से नवविवाहिता की मौत। मतलब मैं आज तक नहीं समझ पाया, कभी मुझे वेदांता के अनिल अग्रवाल मिलेंगे या टाटा वाले, ये कमबख्त ऐसी मेटल क्यों नहीं बना पाए कि स्टोव फटना बंद हो जाए। कम से कम हमारे देश के जो कल्पनाशील दहेज लोभी बुजुर्ग हैं वो बहू के मौत के नए तरीके तो खोजें। हर बार स्टोव फाड़ के मारते हैं, बदनाम स्टोव होता है। परमानेंट कॉलम होता था, स्टोव फटने से नवविवाहिता की मौत। तो पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। और जब मैं पढ़ना कह रहा हूँ तो उसमें व्हाट्सएप शामिल नहीं है, नहीं, वो कच्ची लोई है, उसकी गिनती नहीं होती है। जैसे बेबी ओवर काउंट नहीं होता है, सब मिथ होते हैं बहुत सारे। विश्वावा कहती हैं, मैं दुनिया के सबसे ताकतवर वाक्य में यकीन करती हूँ और चाहती हूँ कि जब तक इस धरती पर एक भी इंसान की सांस लौटती रहे, ये यकीन बना रहे। ये यकीन एक वाक्य का यकीन है और वो वाक्य है, मैं नहीं जानता हूँ। ये वाक्य कहने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, मैं नहीं जानता हूँ। जब आप ये कहते हैं तो आप अपने तमाम ईगो को किनारे रखते हैं, आप अपनी अज्ञानता को सामने रखते हैं, अपनी आकुलता को, अपनी उत्सुकता को, अपनी ज्ञान पिपासा को शांत रखते हैं, सामने रखते हैं। और आप होते हैं विनम्र, क्योंकि आप तक जो ज्ञान आया है, आप तक जो रोशनी आई है, आप तक जो साइंस आई है, आप तक यहाँ बाहर खड़े बहुत सारे दर्जनों लोगों की मेहनत आई है। किसी ने सुबह ये कारपेट साफ़ की होगी, किसी ने इन मेज़ों पर ये नीली पोशाक बिछाई होगी, कोई कैमरे के पीछे खड़ा होगा ताकि जो यहाँ नहीं वो सुन सकें। तो उन्होंने आपको एक पाठ दिया है, विनम्रता का पाठ। जब आप ये कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ, तब आप सही मायने में विनम्र होते हैं, तब आप सही मायने में सीखने के योग्य होते हैं। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कहता हूँ कि हम लल्लन टॉप के लोग बहुत अच्छी
और उससे भी ज़रूरी बहुत सच्ची पत्रकारिता करना चाहते हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने तई हाथ पांव मारते हैं। हमें लगता है कि देश में वैज्ञानिक चेतना होनी ही चाहिए, इसलिए हम संस्कारी के साथ साथ साइंसकारी जैसा प्रोग्राम करते हैं। हमें लगता है कि हमारे देश के इतिहास और संस्कृति के बारे में हमें पता होना चाहिए, इसलिए हम तारीख जैसा कार्यक्रम करते हैं। हमें लगता है कि दुनिया में जो हो रहा है अच्छा और बुरा वो हम तक पहुंचना चाहिए, इसलिए हम दुनियादारी करते हैं। हम विद्वानों को बुलाते हैं, मास्टर क्लास करते हैं। हमने 4 शब्द अपने न्यूज रूम में लिख रखे हैं, स्पष्ट। अगर मुझे क्लैरिटी नहीं है किसी विषय की तो मैं अपने दर्शक और पाठक को नहीं बताऊंगा। सरल, अगर मैं आसान भाषा में आपको चीजें नहीं बता सकता हूं तो मैं नहीं बताऊंगा। सरस, अगर मैं रोचक ढंग से, मजेदार ढंग से आपको बात नहीं बता सकता हूं तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि तब वो आपको याद नहीं रहेगी। वो मैथ्स के उस बेहद गैर जरूरी फॉर्मूले की तरह भुला दी जाएगी जिसको हमने डंडे के या नंबर के आतंक से रख तो लिया, पर वो सरस नहीं लगा, इसलिए याद नहीं हुआ। सरस क्या लगा? सरस पहली कक्षा में जो हमारे शहर में सर्जन आए थे नए, डॉक्टर चौहान, उनकी बेटी का जन्मदिन पर पूरी क्लास में बांटा हुआ पॉपिंस लगा, आज तक याद है। 11वीं कक्षा में संस्कृत की अध्यापिका का मेरी डायरी में लिखा हुआ श्लोक सरस लगा, यच्चातो दूरमुदयति देवं तत् सुप्तस्य तथैवेति दूरम गमं ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनाशिव संकल्पमस्तु। सरस लगा तो याद रहा, वो बात याद। नहीं पूछ आपसे। भाई साहब कह रहे हैं कि कुछ सवाल जवाब हैं। जी पूछिए। Hello. Thank you so much for your talk and for mentioning the environment and animals in your talk, even if it was just in passing. Thank you so much. क्योंकि आजकल की दुनिया में हम देखते हैं कि in the media, there's not much talk about climate change, about the environment, about animals and the problems that they go through. Everything is very human-centric. जी मैम। So, since there are a lot of media in this room today, you know, probably more than there have been in any other session, क्या आप बता सकते हैं कि as a darshak, when we demand for things that are very relevant and which the environment and climate change and animal rights are very relevant in today's day and time, what can the media do to basically
respond to this need of the darshak, of the reader or the viewer to get information about the environment? देखिए, एक बहुत नामचीन लेखक हैं, मैं उनकी कही हर बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, पर बहुत कमाल के लेखक हैं। उनका नाम अमीश त्रिपाठी है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी ऐसी किसी मजलिस में कुछ बरस पहले, वो हमें याद रह गई, सरस रही होगी इसलिए। उन्होंने कहा था कि इंसान धरती को बचाने की चिंता बंद कर दे, इंसान एनवायरनमेंट की चिंता बंद कर दे, क्योंकि उसके आने से करोड़ों वर्ष पहले ये एनवायरनमेंट था, उसके जाने के करोड़ों वर्ष बाद भी रहेगा। वो खुद को बचाने की चिंता करे। स्वार्थी जीव होता है ना, और वो खुद को बचाए रखे, इसके लिए ज़रूरी है कि वो एनवायरनमेंट की चिंता करे। वरना वो दिल्ली में बैठ के हिंडन नदी की विशैली पानी में उपजी सब्जियां खाता रहेगा। जिस फूड इंस्पेक्टर का काम उसके यहाँ आ रहे खाने की जांच करना है, वो अपनी फ्लैट की हिमायत देता रहेगा, तो वो विषैले पदार्थ भी पहुँचते रहेंगे और आपके इर्द गिर्द जानवरों पर अत्याचार भी होता रहेगा। अब तो फिर भी ट्विटर पर या कहीं आता है तो एक आउटरीच शुरू हो जाता है। सो आई कंप्लीटली एग्री विद यू, इट्स नॉट अबाउट दोज एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट, इट्स अबाउट अस। और मैं बहुत ही विख्यात कुख्यात किस्म का प्रेमी हूँ। जो प्रेमी होता है वो सबसे प्रेम करता है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि अगर आप प्रेम में हो तो हिलते पत्तों को देखकर भी हंसी आ जाती है। और पार्क में दो बुजुर्ग हैं और उनकी एक के ऊपर एक हथेली रखी है तो उसको देखकर भी आप प्रेम से भर जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर प्रेम है। तो हमारे जीवन में तो दो ऐसे शिशु हैं जिनकी उस श्रृंखलताओं से हमारा जीवन गुलजार रहता है। बख्तावर और झुमरी उनके नाम हैं। हमारे खेत पे रहते हैं वो। जंतु विज्ञान की भाषा में उनको डॉग कहते हैं। तो आई एग्री विद यू। जी भाई साहब, तुम गुरु करते हो बहुत कसरत, हमको देख के लग रहा है बड़ा अच्छा। घर में होंगे डब्बे प्रोटीन के, उनमें भर के मिट्टी उगा देना पौधा। सर मैं सेक्युलरिज्म पे जो है मेरा सवाल पूछना चाहता हूँ। किससे जुड़ा? सेक्युलरिज्म के ऊपर। आप देख रहे हो सदन में कितना कंफ्यूजन है। आपने अंग्रेजी में बोला, 4 पर्यायवाची आ गए, कोई आसपास भी नहीं है। सर धर्म निरपेक्षता पे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। धर्म निरपेक्षता पर सवाल पूछना चाहते हैं। सेक्युलरिज्म। जी भाई साहब पूछिए। सर कई बार हम सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते करते लोगों को उनके धर्म से दूर करने का प्रयास कर देते हैं, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि जो धर्म होता है वो कहीं ना कहीं राष्ट्र प्रेम की भावना को प्रेरित करता है। जहां हमें सर्वधर्म समभाव की भावना को प्रेरित करना चाहिए, वहां हम लोगों को धर्म से दूर करके उनकी जो भावनाएं हैं राष्ट्र के प्रति, उनकी जो भावना है राष्ट्र के प्रति, उन्हें नाम क्या है आपका? आयुष भारद्वाज। आयुष, तुम घबराओ नहीं, तुमने पहली बाधा पार कर ली माइक मांग के और सवाल पूछना शुरू करके। कोशिश करो तुम्हारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। यस सर। हम सब लोग घबराए रहते हैं, अपने अपने हिस्से के सवाल पूछते हो। पूछो। तुम्हें लग रहा है कि ये ऐसे धार्मिक रूप से ये सब नहीं करना चाहिए, यही? नहीं सर, सर मेरा जो सवाल है वो ये है कि जब हम भारत के एक वाक्य में पूछो तो जल्दी समझ में आएगा। सर हम सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने के चक्कर में कई बार लोगों को उनके धर्म जो है उससे दूर कर देते हैं। उससे दूर करने का कई बार प्रयास कर देते हैं। तो कौन लोग प्रयास करते हैं ऐसा? क्या? नहीं, पत्रकार नहीं सर, जो मतलब समाज के अंदर कई बार। अच्छा आयुष आप बैठिए, केवल जनरल समझ गया आपका सवाल। यस सर। एक तो तुमको चाहिए और उन सारे लोगों को कि वो पिडीलाइट के शेयर और प्रोडक्ट खरीदें। गहरा जोक था, देर से खुलेगा। पिडीलाइट फेविकोल बनाता है, बढ़िया से चिपक जाओ धर्म से, कोई छुड़ाए नहीं छोड़ पाएगा। देखो गुरु, हमारे हिंदुस्तान में जो धर्म है ना, उसकी बड़ी उदात्त और उदार व्याख्या है। एक किताब नहीं, मैं जिस धर्म से आता हूं, एक ईश्वर नहीं, एक मान्यता नहीं। आजकल ऐसा हो गया है कि हम उस धर्म को बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
मेरा एक फेवरेट प्रसंग है। हमारे एक पुरखे थे, आपके भी थे, मैंने बताया ना पुरखे साझा होते हैं। उनको हम लोग राम जी बोलते हैं। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राजा राम। राम जी के पिता ने उनकी माँ को जो वचन दिया था उसका पालन करते हुए वनवास के लिए जाते हैं। राम जी के भाई साहब उनसे प्रेम करते हैं, उनका नाम भरत, वो मनाने के लिए वापस जाते हैं। नदी के तट पर संवाद चल रहा है। भरत बिलख रहे हैं और कह रहे हैं भैया वापस लौट चलो, माता के लिए कुछ कुछ गलत बातें कहते हैं भरत। राम समझाते हैं, भरत नहीं मानते, और मंत्री समझाते हैं, भरत नहीं मानते, राम नहीं भरत और ये लोग नहीं मानते। अब राम को समझ में नहीं आया क्या करें। फिर आखिरी में उनकी नज़र एक तुम्हारे जैसा मेधावी व्यक्ति था वहाँ, उस पर पड़ती है। वो भी दशरथ का मंत्री था, नास्तिक था। समझ रहे हो कितनी गड़बड़ बात लिखी है वाल्मीकि रामायण में। नास्तिक व्यक्ति उस समय भी एग्जिस्ट करते थे। वहां लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा उनको पाकिस्तान भेजें कि रूस भेजें। तो राम जी ने उनसे कहा आप तो तर्कवादी व्यक्ति हैं, ये सब लोग तो मोह की माया की बात कर रहे हैं, आप तो समझाइए इनको। और बाकी लोग समझ जाते हैं और फिर वापस जाते हैं। मेरा ये कहना है भाई साहब, जिसका जो धर्म है वो उसको माने और बेहतर इंसान बने, दूसरे को ना बताए कि क्या करना है। ऋषिकेश के घाट पर बड़ी जरूरी चीज लिखी है, इस देश के चौराहों पर लिख देनी चाहिए, कृपया ज्ञान न दें, यहां सब ज्ञानी हैं। तो ये धर्म की चिंता हम ना करें, हम अपनी चिंता करें। हमारा धर्म हमारे भीतर है ना, क्या वो हमें उग्र बना रहा है, हिंसक बना रहा है या मानवीय बना रहा है। और ये कौन सा धर्म है जो हमारे अंदर इतना डर पैदा कर रहा है। हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, कुछ खतरे में नहीं, आपकी रैशनैलिटी खतरे में है। ठीक है, सबसे लल्लन टॉप धर्म होता है जो दो चीजों से बनता है। इन माई सीमित समझ 39 की चुमाचुम उम्र हुई है, अभी तक इतना समझ में आया, अगले टॉक जर्नलिज्म तक कुछ और आ जाएगा तो और रेलम पेल मचा देंगे मंच से। दो चीजें समझ में आई हैं, एक तो विज्ञान, तर्क, कार्य कारण संबंध, पर हर जगह विज्ञान काम नहीं करती अगर कोई कहे तो। दूसरा है अध्यात्म, मन की चीजें, मेंटल हेल्थ की हम लोग बहुत बात करते हैं। तो अध्यात्म और विज्ञान का संयम का संयुग्मन ये हो, और सबका अपना अपना रास्ता है। मानते हो तो ठीक, नहीं मानते हो तो ठीक, कुछ कुछ मानते हो तो ठीक, बहुत कुछ मानते हो तो ठीक। जब दिक्कत तब आती है जब हम दूसरों को मनवाने पर, शस्त्र के दम पर, शास्त्र के दम पर। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि मेरे देश के अलग अलग धर्मों के जो धर्म ध्वजा वाहक हैं वो बस एक काम कर लें, 90% समस्याएं सुलझ जाएंगी। वो अपने अपने शास्त्रों के पास लौटें, उन्हें उनकी मूल भाषा में, उनकी टीकाओं, उनके भाष्य के साथ पढ़ें, तो आपको समझ में आएगा कितनी उदात्त परंपरा से आते हैं हम और आप। ठीक है गुरु, सब बढ़िया है, सब चंगा सी, पुदुचेरी को वनक्कम। चलिए अगला। सर, मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है और मैं हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मेरा सवाल आपसे है कि डिजिटल मीडिया को आप कितना प्रतिबिंब मानते हैं और उसका थोड़ा माइक को करीब रखो। उसकी विश्वसनीयता भविष्य में कितनी बनी रहेगी और डिजिटल मीडिया क्या होगा? उसको धर दो नीचे, जो मन में है वो सवाल पूछो। तुम्हारे गुरुजी पीछे बैठे, इंप्रेस हो गए, नंबर जुड़ गए। धर दो, आराम से पूछो ना। ये रघुवीरी हिंदी हमको समझ में नहीं आती। नहीं, माइक उनको दे दीजिए, अभी उनका सवाल पूरा नहीं, हमको समझ नहीं आया, उनको दे दीजिए। रिलैक्स, आई विल कम टू यू। सर, सवाल ये है मेरा, बिल्कुल उस भाषा में पूछना जिसमें बात करते हो। हाँ। बोलचाल की भाषा में। हाँ। माइक को होठों के करीब लाओ, डरो मत। हाँ। थोड़ा करीब लाओ। हाँ। अरे हम कौन सा इमरान हाशमी है, करीब लाओ। हाँ, अब पूछो। डिजिटल मीडिया का क्या प्रतिबिंब है और भविष्य में मीडिया क्या है? डिजिटल मीडिया का आपके हिसाब से क्या भविष्य होगा? दारू वाला भी ना बता पाएंगे, क्योंकि आपकी जो स्टार्टिंग है, जो लोगों में आपकी जो छवि है वो एक डिजिटल मीडिया से ही उभर के आई है जी। तो आपके हिसाब से क्या आगे इसका भविष्य है? क्योंकि बहुत मौज आने वाली है गुरु, क्योंकि
जो ज्ञान की पहरेदारी करके लोग अपना अपना वर्चस्व बना के रखते थे ना, एक हायरार्की थी, वो हो गई है ध्वस्त। ठीक है, तो अब ज्ञान के जब दरवाजे खुल गए तो बहुत सारी निगहबानियाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके कंटेंट पर रिएक्ट कर रहे हैं, आपको सवाल, सबक और साहस मिल रहे हैं। बाकी धीमे धीमे जो उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं उनको समझ भी मिल जाएगी, है ना। तो भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत बहुत देश का भी और डिजिटल मीडिया का भी। खम्मा घड़ी। मेरा प्रश्न ये है कि आज जितना डिजिटल मीडिया उन्नति कर रहा है, और पहले जब जर्नलिज्म का शुरुआत था, पत्रकारिता में न्यूज़ या फिर टीवी था, तो वो एक बीट पर बात करते थे, अब निश हो गया है वही चीज़। अब तो क्या हो गया है? निश या बीट जिसे कहते हैं, बीट, कल्चरल बीट, पॉलिटिकल नहीं, बीट। हमको नीच भी समझ में आता है दीदी, बोलिए। सर आप अच्छा, हमने कहा और तुम लोगों ने मान भी लिया कि हमारी अंग्रेजी खराब है। नहीं, सही में खराब सर, है। निश डिसाइड कैसे किया जा सकता है जब आप शुरुआत कर रहे हैं कि आपको किस निश में जाना है? थैंक यू। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, जिंदगी का भी, पत्रकारिता का भी, न्यूज़ रूम का भी। जिस काम को करते वक्त घड़ी देखने की सुध न रहे, जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, उसी में आगे बढ़ना है। वो इकिगाई का फॉर्मूला है ना, 4 सवाल हैं, उनके जवाब देने हैं। किस काम को करने में मौज आती है, क्या काम में अच्छे हो, किस काम को करने से पैसा मिल सकता है और दुनिया को किस काम की ज़रूरत है। 4 गोले बना लो, बीच में जो जवाब मिले वही तुम्हारा ध्येय होना चाहिए। तो वो आपको अपना समझ में आ जाएगा कि किस काम को करने में मौज आ रही है, एंड यू आर गुड एट वॉट। और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ाई। देखो राजदीप जी अभी भी चेक कर रहे हैं न्यूज़, है ना, एकदम दिल्ली पुलिस का मोटो होता ना, आपके साथ सदैव। जी अगला सवाल। जी भाई। नमस्कार सर। नमस्ते जी। एक जिसको हम सब यहाँ सुनने आए थे वो था ललन टॉप का एक व्यू सेंट्रिक ना हो के एक प्लेन फेस से पत्रकारिता करना। शायद उस पर मैं नहीं समझ पाया ये सवाल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अब ज़्यादातर था एक पार्टी या कोई मोटिवेशन जो रिजल्ट ओरिएंटेड, जिसके आउटकम के लिए शब्द बुने जाते हैं। ललन टॉप को पसंद करने का पहला रीज़न शायद मेरे अंदर है और मेरे जैसे काफ़ी लोगों में भी है, वो ये है कि वो प्लेन फेस से और अपनी ही एक सिर्फ न्यूज़ देना, ऑब्जर्वेशन खुद के अंदर से निकालने के लिए है। तो उस पर मेरा था कि आप कैसे पत्रकार। हमारे गुरुजी एक बात कहा करते थे, हमारे गुरु लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं हमने तो ये बात कभी कही नहीं, ये क्यों बोल रहा है। हमारे गुरुजी कहते थे, बेटा अपनी कीमत ना लगाना, क्योंकि कितनी भी ज़्यादा कीमत लगाओगे एक दिन एक व्यक्ति आएगा और उस कीमत को चुका देगा, तुम बिक जाओगे। ठीक है, तो अपना बड़ा सीधा है, बढ़िया अपन रैम्बो हैं, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर वाले, चारों तरफ गोलियां दागनी है, छोड़ना किसी को भी नहीं है। किसी भी पार्टी का कोई भी झंडा हो जो सत्ता में है उससे सवाल करिए, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको भी बताइए। मैंने कहा ना, हमारे लिए सबसे विद्वान दर्शक है इस देश में। और यहाँ मैं थोड़ा सख्त होऊंगा, कुछ मीडिया संस्थानों में बैठे कुछ जिम्मेदार लोगों ने ये मान लिया था या मान रखा है कि दर्शक और श्रोता मूर्ख होता है, उसको यही चीज़ें दिखाते रहो, उसको सेंसेशन चाहिए, उसको विजुअल चाहिए, उसको चमत्कार चाहिए। मैं ये नहीं मानता हूँ, और जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं मानता हूँ तो ये समझ और साहस दर्शकों ने दिया है। आप दर्शकों को अच्छा कंटेंट दीजिए, रोचक ढंग से दीजिए, अपनी राय मत थोपिए। उसको समझ में आता है कि आप दक्षिणपंथी हो रहे हैं कि वामपंथी हो रहे हैं कि कौन से पंथी हो रहे हैं, किस पार्टी की, किस नेता की ताबेदारी कर रहे हैं। आपके तमाम किंतु परंतुओं के बीच वो आपके हिस्से का सत्य खोज लेता है। तो आप बताइए, उनको सब उपलब्ध चीज़ें बताइए, उनको कायम करने दीजिए, उनकी बुद्धिमत्ता पर यकीन रखिए। ये हम ललन टॉप में करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी समय का अभाव है,
तो मैं सौरभ भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सरल और ओजस्वी सत्र जो संपन्न कराया है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। और मैं आप बुलाना चाहूँगा वीकेंड स्कूल के डायरेक्टर को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा, जमील खान साहब को, कि एक स्मृति चिन्ह दें।